हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जीव जगत, जो 11th क्लास का आपके फर्स्ट यूनिट का सबसे फर्स्ट चैप्टर था। और जीव जगत के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार किन लक्षणों को लेकर सजीव और निर्जीवों के अंदर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, वो हमने देखा था। और 4 पॉइंट लिए थे, जिसमें सबसे पहले लिया था वृद्धि, और उसके बाद जनन, फिर उपापचय और फिर संवेदना। जिसमें वृद्धि है वो निर्जीव और सजीव दोनों में होती है, इसलिए उसे सजीवों का अभिलक्षणी गुण नहीं माना। जनन निर्जीवों में नहीं होता था, लेकिन सारे सजीवों में भी नहीं होता, इसलिए जनन को भी अभिलक्षणी गुण नहीं माना। और उसके बाद उपापचय और जो संवेदना थी वो जीवों का सजीवों का अभिलक्षणी गुण माना गया। उसके बाद हमने देखा था कि जो एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस, उसने जो भी जीव है सजीव है उनके नाम लिखने की द्विनाम पद्धति दी थी। यानी उसने बताया कि किसी भी जीव का नाम है वो 2 पदों में लिखना होना चाहिए, जिसमें पहला नाम है वो वंश नाम होता है और दूसरा नाम है वो जाति संकेत पद का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी उसने कुछ नियम भी दिए थे 4-5, कि जो भी आप इस पद्धति के अनुसार जीव का नाम लिख रहे हो वो इन इन नियमों का पालन करते हुए लिखना चाहिए। उन नियमों को मैंने कल आपको समझा दिया था, आज मैं उनको पॉइंट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। तो देखिए, तो पहला नियम क्या दिया था कि प्रत्येक नाम के 2 पद होते हैं। प्रत्येक नाम के 2 पद होते हैं, जिनमें पहला पद होता है वो वंश नाम का होता है और दूसरा पद होता है वो होता है जाति संकेत पद। जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपको कि मेंजीफेरा इंडिका है, इसके अंदर जो पहला है वो क्या है, वंश नाम है। पेंजीफेरा है वो वंश नाम है, जबकि जो इंडिका है वो है जाति संकेत पद। तो ये पहला नियम था कैरोलस लीनियस के द्विनाम पद्धति का, नोट कीजिए इसको। पानी है। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम देखते हैं।
दूसरा नियम था कि प्रत्येक जो आप नाम लिखते हो उसको थोड़ा सा तिरछा लिखना चाहिए, जिससे पता चले कि ये लैटिन भाषा के उत्पन्न है। भले ही इनकी उत्पत्ति कहीं से भी हो, लेकिन इन्हें लैटिन भाषा के व्युत्पन्न है वो समझा जाता है। तो देखिए, यानी ये नियम क्या कहता है कि प्रत्येक नाम को लिखते समय शब्द को प्रत्येक को तिरछा लिखना चाहिए, जिससे क्या पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। उसने बोला है वैज्ञानिक ने कि भले ही इनकी उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, लेकिन इन्हें किस भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है, लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। तो उसी नियम में उसने क्या बताया, इनकी इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। तो नोट कीजिए दूसरे नियम को। तो देखिए, इसके बाद जो तीसरा नियम बताया गया था वो था, तीसरा नियम यह था कि जब आप दोनों पद के शब्द लिखते हो तो दोनों पदों को अलग अलग रेखांकित करना चाहिए। जैसे मेंजीफेरा इंडिका नाम लिखा आपने, तो मेंजीफेरा को अलग रेखांकित करो, इंडिका को अलग रेखांकित करो, दोनों को साथ साथ। मेरे को हंसी आने लगी। तो देखिए, जो तीसरा नियम ये बताता है कि जो आप वर्ड लिख रहे हो, दोनों मेंजीफेरा इंडिका आपने वर्ड लिखा तो दोनों को अलग अलग रेखांकित करो। यानी जैसे आपने मेंजीफेरा इंडिका लिख दिया तो मेंजीफेरा को अलग रेखांकित करो, इंडिका को अलग रेखांकित करो। अगर आप उन दोनों को साथ में रेखांकित करोगे तो वो सही नहीं है। तो तीसरा नियम यही बताता है कि जब आप इस पद्धति के अनुसार नाम लिखते हो तो दोनों पदों को, पहले पद को और दूसरे पद को अलग अलग रेखांकित करो। ठीक है। यानी मेंजीफेरा इंडिका लिख दिया तो मेंजीफेरा को अलग रेखांकित करो और इंडिका को अलग रेखांकित करो।
जो चौथा नियम था उन्होंने क्या बताया था? चौथे नियम में उसने बताया कि यदि आप किसी दोनों पद में नाम लिख रहे हो तो जो पहले पद का यानी वंश नाम होता है उसका पहला वर्ड है वो कैपिटल लिखो, और जो जाति संकेत पद है उसका पहला वर्ड है वो स्मॉल लिखो। यानी वंश नाम का पहला शब्द या वर्ड बड़ा तथा जाति संकेत पद का पहला शब्द छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने नाम लिखा मेंजी फेरा इंडिका, तो एम को मैं बड़ा लिखूंगी और इंडिका में आई को मैं छोटा लिखूंगी। ये इंग्लिश में ही लिखा जा सकता है, हिंदी में तो कोई चेंज नहीं होता है। ये एम है वो क्या है? कैपिटल है, और आई है वो है स्मॉल। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो केरोलस लीनियस के द्विनाम पद्धति के 4 नियम थे मैंने आपको लिखवाए हैं। बिल्कुल ध्यान कर लेना वापस कि प्रत्येक नाम में 2 पद होंगे, पहला होगा वंश नाम और दूसरा होगा जाति संकेत पद। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम था कि प्रत्येक वर्ड के अंदर जो पहला वर्ड है वो बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए, तीसरा कि इनको लिखते समय तिरछा लिखना चाहिए, जो लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। भले ही इनकी उत्पत्ति है वो किसी भाषा से हो रखी हो, लेकिन इनको लैटिन भाषा का व्युत्पन्न माना जाता है। और यदि आप दोनों पदों को लिखते हो तो उनको दोनों को अलग अलग रेखांकित करना चाहिए। तो केरोलस लीनियस की ये जो द्विनाम पद्धति थी इसके 4 रूल है, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सजीवों का वर्गीकरण किया गया था उसको वर्गीकृत करने के लिए विभिन्न पदों का उपयोग किया गया था कि सबसे पहले जीव को इस पद में रखो, फिर इसमें रखो, फिर इसमें। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण का एक पूरा पदानुक्रम तैयार किया गया था। उसको आपको क्रम वाइज है वो याद करना है, सीक्वेंस वाइज याद करना है। तो देखिए क्रम वर्गीकरण का पदानुक्रम। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्गीकरण का जो ये पदानुक्रम है आपको बिल्कुल याद रख लेना है कि किस प्रकार है वो पदानुक्रम था आपके। ठीक है,
तो ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इनमें जीवों का वर्गीकरण किया गया। सबसे ज्यादा सम्मान जीव थे उनको पहले रखा गया स्पीसीज, यानी एक जाति के जीव हो गए, उनमें बहुत ज्यादा समानता थी। फिर एक जाति दूसरी, जब उनको मिलाया गया तो बन गया आपके जीनस या वंश कहा जाता है। तो इस जाति की तुलना में, स्पीसीज की तुलना में जो जीनस या वंश के अंदर समानता क्या थी, समानता इसके अंदर ज्यादा थी। फिर कई जीनस मिल गए तो फैमिली बन गई, कई फैमिलियां मिल गई तो ऑर्डर बन गए, ऑर्डर मिलने से क्लास बनी, क्लास मिलने से फाइलम बना, और फाइलम के मिलने से पूरा किंगडम बन गया। तो सबसे ज्यादा समानता स्पीसीज के जीवों में थी और सबसे कम समानता किंगडम के अंदर। जैसे देखिए, आपका वर्गीकरण करना है तो सबसे पहले आपको क्या हुआ, आपके भाई बहनों के साथ आपकी कंपैरिजन की, फिर आपके जो चचेरे ममेरे भाई बहन है उनके साथ कंपैरिजन की। तो मान लीजिए आपके सगे भाई बहनों के साथ आपकी जोड़ा रखा तो आप स्पीसीज में आ रहे हो। फिर आपके चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ आपकी कंपैरिजन की तो आप जीनस में आ रहे हो। तो ज्यादा समानता किस में होगी, आपके सगे भाई बहनों में समानता ज्यादा होगी, ना कि चचेरे ममेरे भाई बहनों में। तो सेम वही प्रोसेस है, आपके सगे भाई बहनों को रखा, फिर साथ में आपके सगे भाई बहनों को रख दिया, चचेरे ममेरे उनके सगे भाई बहनों को रख दिया, और आप फिर सबको मिला दिया तो वो बन गया जीनस। फिर आपके और नज़दीक के परिवार के थे उनको भी मिला दिया तो फिर गई फैमिली। और फिर आपके पड़ोस के जो रिलेशन में कुछ नहीं लगते हैं, ऐसे आस पड़ोस के, उनको मिला दिया तो बन गया ऑर्डर। फिर आपके पूरे मोहल्ले के बच्चों को मिला दिया तो क्लास। फिर उस प्रकार पूरी एक सिटी का बना दिया तो फिर आप गया फाइलम। और कई सिटियों को मिलाकर पूरे राज्य के बच्चों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, किंगडम। तो ज्यादा समानता किसके अंदर थी, स्पीसीज में। और जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे समानता घटती जाएगी और विभिन्नता है वो बढ़ती जाएगी। तो पहला पॉइंट है, इसका क्रम याद रखना, पहले आएगा स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे समानता घटेगी तथा भिन्नता बढ़ेगी। समानता घटेगी तथा भिन्नता बढ़ेगी, नोट कर लीजिए इसको। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा आप दोनों भाषाओं में याद रखो। जाति, स्पीसीज यानी जाति बोला जाता है, जीनस यानी वंश, फैमिली यानी कुल, ऑर्डर यानी गण, क्लास यानी वर्ग, फाइलम यानी संघ और किंगडम यानी जगत। तो इस पदानुक्रम को है वो याद कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जीवों का वर्गीकरण करने के लिए कुछ साधन सामग्री है उनका भी उपयोग किया गया, तो उनको सहायता साधन सामग्री बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो पहले नोट कर लीजिए आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जब जीवों का अलग अलग भागों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और प्रत्येक जीव को अलग अलग जब वर्ग में रख दिया जाता है तो उस वर्ग का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्सा। तो ये परिभाषा देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवों का अध्ययन आसान हो सके इसके लिए क्या किया जाता है, जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। अलग अलग वर्गों में बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। और इस वर्गीकरण में जीवों को जो अलग अलग वर्गों में रखा जाता है उन वर्गों को क्या बोला जाता है, टेक्सा बोला जाता है। वैज्ञानिक भाषा में आपके सामने नाम आता है टेक्सा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि टेक्सा क्या चीज है। तो जो वर्ग है वही क्या है, टेक्सा। जीवों को अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, टेक्सा कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग है वो टेक्सा कहलाएगा। जैसे कुत्ते को अलग वर्ग में रख दिया, बिल्ली को अलग वर्ग में रख दिया, तो प्रत्येक हम बोलेंगे कि कुत्ता एक अलग टेक्सा है, बिल्ली है वो अलग टेक्सा है, यानी इनका अलग अलग है वो वर्ग है। तो टेक्सा कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि वर्ग कोई वैज्ञानिक भाषा में क्या बोला जाता है, टेक्सा बोला जाता है। तो इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं वर्गी की सहायता साधन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया, फिर उनको अलग अलग जिन भागों में, जिन स्थानों पर रखा जाता है, उनको बोला जाता है वर्गी की सहायता साधन। जैसे आपने नाम सुना होगा हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, म्यूजियम, चिड़ियाघर। इन सब के अंदर क्या होता है, सजीवों को अध्ययन करने के लिए रखा जाता है। तो ये किस प्रकार होते हैं, क्या क्या इनके अंदर पौधों को रखने का प्रोसेस होता है। तो देखिए नेक्स्ट, वर्गी की सहायता साधन का मतलब होता है वे साधन जिनका उपयोग वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है, वर्गी की सहायता साधन। और ये 4 प्रकार के होते हैं, हर्बेरियम, वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय और चिड़ियाघर। तो वर्गीकी या वर्गीकरण का अगर आप देखिए, वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, जीवों का वर्गीकरण कर दिया। अब आप उस वर्गीकरण को पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते टाइम कोई दिक्कत ना आए, जो चीज़ उन्होंने बताई वो आसानी से समझ में आ जाए। तो उसको आसानी से समझ आ जाए, आसानी से समझ पाए, पढ़ पाए, इसके लिए जो साधन प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, वर्गी की सहायता साधन। और ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम।
दूसरा होता है आपके वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। तीसरा होता है संग्रहालय या म्यूजियम। और चौथा होता है आपके चिड़ियाघर या जू। इनमें क्या क्या होता है, एक मैं बेसिक बताती हूं आपको। हर्बेरियम के अंदर होता है मृत पौधों का संग्रह, मृत पौधों का संग्रह। वानस्पतिक उद्यान में होता है जीवित पौधों का संग्रह, जीवित पौधों का संग्रह। संग्रहालय के अंदर होता है मृत जंतु का संग्रह, मुख्यतः यही होता है, बाकी जीवित जंतु भी हो सकता है। और चिड़ियाघर के अंदर होता है जीवित जंतु का संग्रह, जीवित जंतु का संग्रह। आया समझ में आपको ये पॉइंट? तो चारों प्रकार के वर्गीकीय सहायता साधन है। हर्बेरियम मृत पौधों का संग्रह, वानस्पतिक उद्यान जीवित पौधों का संग्रह, संग्रहालय मृत जंतु का संग्रह और चिड़ियाघर है जीवित जंतु का संग्रह। तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी यहाँ तक थी अपनी क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो आपके चारों वर्गीकीय सहायता साधन है इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।